बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। बात यहाँ तक आ गई कि जजेस भी अब ख़त किताबत कर रहे हैं और वो शिकवा कर रहे हैं कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें हिरासत किया जा रहा है दोस्तों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू। अब इस पर हुकूमत वक्त ने कमीशन बना दिया है। अब वो फ़ैसला किया करेगा कि कितनी इस पर सच्चाई है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा। काजी फ़ायद ईसा साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करेंगे। बिजली फिर महंगी होने जा रही है सर। 20 से 30% पेट्रोल पर लेवी आयद करने की भी हुकूमत पर तोड़ी है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और अडियाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला बंद था, जो कि अब खुल गया है। हुकूमती इक़दाम और अपोजिशन के मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप की पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है और पाकिस्तान की इकनॉमी पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आप CEO हैं सेविंग होम के। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपने टाइम दिया। पहले ज़रा अडवाणी साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मुझे तो गाना याद आ रहा है। आप जजेस कह रहे हैं भाई हम भी मजलूम हैं, हमें थ्रेट किया जा रहा है, तो फिर जस्टिस फ़ायज़ ईसा इस वक्त मनसब पर जिस पे बैठे हैं, इस पे बहुत सारे और जजेस भी बैठे हैं, वो कितने मजलूमियत का शिकार होंगे? अब उनको शिकायतें देनी पड़ी सर, वो हमें ना बड़ा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन है सर, माजरा क्या है? माजरा ये है कि इन्होंने कहा है कि हमारे घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। यही बात हुई, इसी से केस शुरू हुआ है। और अभी देखिए, अभी इंक्वायरी होगी, उसमें पता चलेगा। इनको साबित तो करना पड़ेगा ना इन्होंने जिन पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं। हाँ। क्योंकि मतलब बहुत छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। तो अब इनको साबित करना पड़ेगा, ये साबित करें तो सब सामने आ जाएगा। अदरवाइज तो बातें हो सकती हैं, साबित तो देखिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनका लेटर अभी गया था तो सोशल मीडिया में लीक किसने किया, ये भी साबित करना पड़ेगा। सही, क्यों बिहाइंड द कर्टन कौन है? हाँ। और अभी क्यों है, इतने टाइम से कहाँ थे वो लोग? बहुत सारे सवाल उठ गए। वो सवाल उठ गए, इनका जवाब देना पड़ेगा और इनको साबित करने पड़ेगा। जिनका इन्होंने नाम लिया है उनके ऊपर आप केस करना चाह रहे हो तो साबित करोगे, कोर्ट करेगी। और वजीर आजम भी इन्वॉल्व होगी, तो वजीर आजम इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि ISI जो अंडर में आती है, वजीर आजम के अंडर में आती है, उनको जवाब दे हैं। तो अब इनको आना, क्योंकि इनके हेड यही है। तो अब देखिए क्या होता है, अब इनको साबित करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान किसी तब्दीली की तरफ जा रहा है, चेंज की तरफ जा रहा है, या कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कोई इनकलाबी इक़दाम लेने वाले हैं? देखिए, इनकलाबी इक़दाम की बात नहीं है। आपने एक ब्लेम आपने फाइल किया है, केस आप साबित करो, और मेरी पर्सनल है ये साबित नहीं कर सकेंगे। अच्छा। हाँ, तो बाकी फ़ायज़ ईसा हो, सही, अच्छा है, फैसला अच्छा है, इनका कोर्ट बन, अब जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा, लेकिन इनको साबित करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा PTI को नहीं हो रहा? PTI बड़ी पे सियासत कर रही है, जजेस के हक में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। PTI तो हर चीज़ पे सियासत कर रही है। जो भी चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ होती है, अच्छा। दुनिया में कहीं से स्टेटमेंट आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया से कोई चीज़ हो जाए, पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी बात आ जाए, ये मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। मौका ज़ाया नहीं करते ये अपने सही मायनों में ओपोजिशन, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा ओपोजिशन कर जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियासत को जिससे नुकसान पहुंचे, उसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन PTI में पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन बार ऐसी पॉलिटिक्स भी कर जाते हैं जिससे रियासत को भी नुकसान हो जाता है, जैसे IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज करना। तो मतलब इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बाकी अपोजिशन करनी चाहिए इनको। इमरान मिर्ज़ा साहब, अब जजेस के हक में रैलियाँ, क्या बात नहीं है? कल तक तो आप जजेस से बड़े नाला थे, ये जजेस फैसले सही नहीं करते, और अब आपको बड़ा जजेस से प्यार आ गया, वो खत्ता एक आपको वो कहते हैं ना इशू मिल गया। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बताऊँ साहिद भाई, दरअसल कुछ अर्से पहले आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस डिवीज़न के अंदर तकरीबन 13 जो है नेशनल असम्बली की सीट्स थी, जिसपे उन्होंने कहा, बरमला बोला कि हारुओं को जो है हमसे जितवा दिया गया, हमने जितवाया उन्हें, और जो जीते हुए थे 60-60, 70-70-80 हज़ार लीड से जीत रहे थे, उनको जो है हमने हरा दिया। अब बात ये है कि अब ये सामने, अच्छा फिर बीच में जस्टिस शौकत साहब आए थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो अपोज किया, उन्होंने कहा जी हम पे फैसले और इस तरीके, तो उनको ये आपने कहा कि जिनकी दिमागी हालत जो है सही नहीं है, लिहाजा जो है वो इस्तीफ़ा दे दे।
उसके बाद अब ये 6 जज आ गए, ठीक है। अब बात ये है कि क्या सबकी दिमागी हालत सही नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे आप जस्टिफाई? देखिए इमरान खान ने एक बात बोली, आप पीटीआई वालों की दिमागी हालत दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जाके बाहर फौज मुखालिफ नारे लगाते हैं, क्या कहीं इमरान खान बानी एमक्यूएम की तरफ तो नहीं जा रहे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मेरी बात पूरी है। तो बात यह है कि इन्होंने जो जजेस हैं, ठीक है, आप इनको आप इन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना कि जी हमारे घरों में कैमरे भी लगे हुए हैं और हम पे प्रेशर भी दिया जाता है। फिर किसी जज है उसके बहनोई को भी उठाया गया वहाँ से, इस तरीके से डाला उठाने आया। देखिए इमरान खान ने पहले ये बात बोली थी, अदालतों को ये बात बोली थी कि आप खुद ही आज़ाद नहीं है तो मुझे क्या आज़ादी देंगे। इमरान खान की कही हुई एक एक बात जो है वो सच होती जा रही है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जनाब देखिए फ़ौज का, मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था फ़ौज हमारी है, लेकिन बात ये कि देखिए फौज में भी जो है अदालत बनी हुई है ना, फौजी जो अपना कोर्ट्स हैं, ठीक है, आर्मी की जो कोर्ट्स हैं, वहाँ कोर्ट मार्शल किसका होता है? कोर्ट मार्शल उन्हीं का होता है ना जो उनमें से कोई गलत हो। अगर इस तरह की अगर कोई बात की जा रही है कि जी आप में से अगर कोई गलत लोग हैं तो उनकी छटाई करें, जो इस तरह से अगर जिनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब वो निशानदेही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी कि कोई भी कर सकता है। देखिए अच्छा, वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई XYZ कोई भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन ये इदारा खुद नहीं कर सकता। देखिए उसमें करेज होना चाहिए। देखिए इमरान खान ने बात बोली ना, उसने बोला कि ठीक है जी फौज तो जाहिर सी बात है, मैं तो आपको पहले ही बोला था, देखिए इस वक्त जो हमारी फौज है तकरीबन 6.5-7 लाख की उसकी तादाद है, ठीक है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। इस इलेक्शन के अंदर 4,95,000 तो खाली फौज ने ही वोट दी है, जो गैरिजन से वोट पड़ा है पीटीआई को, ठीक है। तो बात यह है कि हमने तो कभी फौज के मुखालिफ नहीं गए, ना हमने कभी फौज के खिलाफ बात करी। हमने चंद जो कैरेक्टर्स होते हैं फौज के खिलाफ बात, 9 मई को आप लोगों ने डंडे उठाए हुए थे, 9 मई आप लोग कोर कमांडरों को भी नहीं छोड़ रहे थे, उनके घरों को भी छोड़ रहे थे। मैं आपको देखिए माफी मांगे, उससे एक वाकये की माफी मांगे, मजम्मत करें साजिद भाई, आपने इतना कहा कि हमें तो हम तो बड़े हाजी लोग हैं। कि देखें बात यह है 9 मई को इमरान खान जो है वो 9 मई का जो वाकया हुआ है, जो 9 मई को उनको काबिल मुजम्मत है, काबिल मुजम्मत आप लोगों ने फेंका, देखिए काबिल मुजम्मत, देखिए तीर आपकी तरफ ही आ गया। काबिल मुजम्मत यूं भी है कि एक आप मौजूद अदलिया के अंदर से आप जो है साबिक वजीर आजम को वहां से जो है बायोमेट्रिक कराने आए, वहां से आप अरेस्ट करके उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो इससे अपने आप को उसके बाद देखिए उसके बाद तो हिरासत में थे। अगर इदारा आपको थाने से कॉल आती है, आप जाएंगे ना इमरान साहब? अरे तो चले गए ना, लेके अरेस्ट कर लिया। हाँ। देखिए अरेस्ट कर लिया, नहीं जाएंगे तो फिर आपको वो कहते हैं ना बारात खुद ही ले जाएगी। बात ये है कि देखिए अरे 250 केसेस, हाँ भाई मतलब हद होती है। आप केसेस तो 250 केसेस तो बना के बैठे हुए, और वो साइफर जो आप कह रहे हैं वो तो साइफर डोनाल्ड तो बिल्कुल ही मुकर गया, वो तो साइफर था ही नहीं। जब साइफर था नहीं तो फिर आपने सजा किसके अंदर दी आपने? इमरान खान को। इस बात को भी तो देखें कि कहने मकसद है कि मतलब अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है, और 9 मई की जिन्होंने जो हरकत करी है तो कहते हैं उनको करार वाकई सजा देना चाहिए, जो दाखिल हुए जिन्होंने तोड़ फोड़ करी जिस तरह से, लेकिन उनको कठेरे में लेकर आए, उनको सामने उनका बताएं भी, उनकी वो भी करें, निशानदेही भी करें कि कौन लोग है, किनसे ताल्लुक है उसका। अगर हमारे में से तो ठीक है, भले कोई मसला नहीं। पीटीआई ने तो पहले बोल दिया कि जनाब अगर इस तरह की जिसने हरकत करी है वो सजा का मुस्तहिक है, हम तो मजम्मत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि इमरान खान जो है उस वक्त जेल में थे। एक मेरे शो में पीटीआई के एक साहब कहकर गए हैं कि अली अमीन गंडापुर सीएम है, 18 अमेंडमेंट के बाद बॉर्डर और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो सूबे में आती हैं वो सारी सीएम के हवाले किए जाएं, सारा सूबा 18 अमेंडमेंट पे फुल अमल किया जाए, अली अमीन गंडापुर को इख्तियार दें कि वो बॉर्डर भी वही देखेंगे जो केपीके को लग रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए 18 अमेंडमेंट जो है ना, जो इख्तियारात हैं आइन के अंदर, वो इख्तियारात बॉर्डर्स आपको दे दें। नहीं बॉर्डर्स क्यों हमें दे दें? बॉर्डर्स नहीं, हमने तो हमेशा ये बात करी है कि जितने भी इदारे हैं, ठीक है, वो अपने डोमेन में रहें। बॉर्डर का जाहिर सी बात है जिसकी ड्यूटी है, जो इदारा है जाहिर सी बात है उसकी डोमेन है, हम उस डोमेन में कैसे जा सकते हैं। और 18 अमेंडमेंट जहां तक होती है, जो सिविल आपकी जो मामलात है, रूल्स हैं जो 18 आइन के अंदर हैं, जाहिर सी बात है उस हदूद से ना अमीन गंडापुर को बाहर निकलना चाहिए। अपना एक बार अडवाणी साहब, ख्वाजा आसिफ ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा हो गए, बानी पीटीआई हो गए, जनरल फैज़ हो गए, उनको पार्लियामेंट में बुलाएं। फिर उनको भी गालबन हमारे ज़रा बता रहे हैं, उनको भी धमकियां आ रही हैं। देखिए ये किस तरफ जा रहे हैं हम? आसिफ साहब जो आप कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये अभी बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ये जिस इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, यानी पुरानी वाली, उसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पे इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पास करवाई, तो जब इनकी सपोर्ट पे आए तो उस वक्त क्यों आने की जरूरत क्या थी? इनको नहीं आते। जब इनको यहाँ से ये लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है, तो उस वक्त इनके सपोर्ट पे क्यों है? अब दोबारा जो इलेक्शन हुए हैं
मुझे लगता है इनको जितनी सीटें मिली इतनी दादी भी नहीं मिलती, तो वो भी इनको इनके सपोर्ट पे मिली है। तो भाई अगर आपको लड़ना है तो आप फिर कम से कम गवर्नमेंट से तो हट जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको दिलाई गई है, आपकी तो बनती ही नहीं थी। आपको गवर्नमेंट जिसने दी आप उन पे तनकीद कर रहे हो। जब उन पे तनकीद कर रहे हो अच्छी बातें करें, आपका राइट है। तो फिर उनके जरिए जो आपको गवर्नमेंट दी गई है उसके वजीर आप कैसे बन गए? वजीर दिफा तो आप बन ही नहीं सकते। सबसे पहले इनको अगर उनसे बात करनी है, उनके बारे में कोई भी इनके तहफुज आते हैं, तो पहले ही अपनी सीट से इस्तीफा दें। वजीर दिफा ये बने किस पे? मेरिट पे तो बने नहीं है। इनको तो एक सीट नहीं मिल सकती थी। इनके तो ये हालात थे कि लाहौर में तक ये नहीं जीत सकते थे, तो इनको जिताया गया। अब जिन लोगों ने जिताया उस पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पहले वो मैंडेट खत्म, वो उससे हट जाए, अपनी गवर्नमेंट छोड़ें, फिर बात करें। तो ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब सपोर्ट चाहिए तो उनसे सपोर्ट लेते हैं, और फिर जब पता चला कि अभी लोगों की सोच चेंज हो रही है, अब हमको कुछ ऐसी बातें करनी है जिससे हम अवाम में मकबूल हो, तो फिर क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं। क्रिटिसाइज करनी है करें, तो जिनके सपोर्ट पे आए पहले वो सीटें सब छोड़ दें, गवर्नमेंट छोड़ दें। ये गवर्नमेंट इनकी जिन 3 शख्सियात का नाम लिया गया है वो मोतबर शख्सियात हैं, वो असेंबली फ्लोर पर आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा आए या नहीं, वो बात की बात है। पहले आप ये गवर्नमेंट से हट जाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इन्हीं के जरिए मिली हुई है। तहरीक अदम एतमाद जो आपने पास करवाई थी वो भी इनके जरिए हुई थी। उस वक्त आपने क्यों आए गवर्नमेंट में? 16 महीने आपने गवर्नमेंट की उनके सपोर्ट पे की। आज जो गवर्नमेंट आपकी वो भी इनके ही सपोर्ट पे है। पहले गवर्नमेंट से हटे, फिर बाद में डिमांड करें। डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिमांड भी इनको करने का राइट ही नहीं है। सबसे पहले इनको अपनी डिमांड है कि मेरी डिमांड राइट है, मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे सच्चाई का कीड़ा है, सच्चाई आ गई है इसके अंदर, तो छोड़े गवर्नमेंट, फिर बात करें। राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। जब एंकर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि बानी पीटीआई हमारी सियासत दफन कर देते, हमें भी दफन कर देते। अब आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं, हम क्या करेंगे? तो क्या ये लड़ाई इस लेवल तक चली जाएगी कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो और इधर फिर तीसरी कुव्वत आ जाए? नहीं, तीसरी कुव्वत को तो इन्होंने हमेशा सबने इनवाइट किया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और अभी किया जा रहा है। पीटीआई ने भी तीसरी कुव्वत को हर बार इनवाइट किया, आपके सामने है। 2014 का धरना किसके कहने पे इन्होंने लगाया था? आज ये कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मानते हैं आज इनका मैंडेट चोरी किया गया। 2018 में इन लोगों ने नहीं किया, तो आज इनके साथ हो रहा है। आप अपना एक जैसी करनी वैसी भरनी, अपना किबला दुरुस्त करें। आपको या राइट एक तरफ हो जाए। हमारे यहाँ क्या है, सबके साथ 2 तरफ खेलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक बार आप हो जाए राइट। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, पीटीआई के हवाले से आपने कहा महमूद खान अचकजई को नामजद किया, बिल्कुल किया। जब आप इनके बारे में तो इतनी बातें कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, बताएं, खुद चले गए, कितनी बातें कर रहे थे। मेरे कहने का कोई भी हमारी पॉलिटिक्स पार्टियां जितनी भी है, कोई प्योर नहीं है। मफादात के लिए कुछ भी कर जाते हैं, मफादात के लिए पाकिस्तान को भी दाव पे लगा देते हैं। तो इनकी बातों को सीरियस लेना छोड़ दें। पीटीआई की बातों को सीरियस ना लें। सबको, इनको नून लीग को भी लेना छोड़ दें। अभी देखिए ख्वाजा आसिफ की जो सर हामिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के जेल में उनके साथी मिलने गए, जिसमें से कुछ ने कहा कि सर मामला तय कर लेते हैं, अफवाम और तफहीम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं, जिस पे बानी पीटीआई ने उनकी क्लास ले ली, कहा कि मुझे अगर मारना है मार दे, मैं मरना पसंद करूंगा। देखिए, बानी पीटीआई का प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, इनका प्रॉब्लम कुछ और है। ये कहते हैं कि सियासतदान कोई होना ही नहीं चाहिए, जो मेरी हाँ में हाँ करे वही सियासत करे, बाकी कोई नहीं करे। इसके लिए इन्होंने देखा, आपने जब से आपने देखा हमेशा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट मांगा है कि मुझे सपोर्ट करो, इनको सबको फारिग करो। बानी पीटीआई का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्ट्रेट एक तरफ नहीं है, हाँ जी जो गलत है गलत है। ये कुछ अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट के बुरा भले करेंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा उनकी फेवर में आ जाएंगे। आप देखना अंदर से, अभी मुझे तो यही नहीं पता चल रहा कि एक मतलब मरवत साहब जाते हैं, आते हैं, कुछ बात अलग करते हैं, गोर साहब आते हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं, दूसरा कोई जा रहा है अलग बात कर रहे हैं। अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली इनकी पॉलिसी क्या है। कुछ और लोग भी हुकूमत को प्यारे तो नहीं हो जाएंगे इनकी? नहीं, अभी भी होते हैं सब। ये सब तक 2 तरफ खेल रहे हैं। कितने लोग तो मतलब समझे आप, किसी वन साइड कोई भी नहीं है। इनके जो बाहर लीडर है वो एक बंदा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, और तीनों अंदर से मिलके आए होते हैं। आप किसकी बात पे यकीन करेंगे? इनका तो मुझे समझ में नहीं पड़ रहा कि इनकी पॉलिसी क्या है और ये चाहते क्या है। ये कुछ अरसे तक कुछ और बोल रहे हैं, कुछ अरसे बाद कुछ और बोलेंगे। अभी ये रैलियां निकाल रहे हैं जज साहब के फेवर में, क्यों निकाल रहे हैं? फैसला तो हुआ नहीं है। फैसला हो जाए ना, पहले फैसला तो करवा लें आप। फैसला तो हो नहीं रहा, ये जजेस की हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। हौसला अफजाई क्यों कर रहे हो? केस हो गया ना, ये तो अभी मामला कोर्ट में है ना।
अब किस चीज की हौसला अफजाई करनी है? अब मामला हो गया है, फैसला करने तो फैसले के बाद आप निकलो। इससे पहले आप कैसे डिसीजन दे? अगर आप अभी से रैलियां निकाल दो तो आपने एक डिसीजन दे दिया कि ये जजेस सही है और वो गलत है, तो ये कैसे? ये भी तो गलत है। तो मकसद ये नहीं फैसला होने दो, हर चीज हम कुछ अर्से बाद कुछ और करेंगे। इनके जितने भी मेरे साथ तो काफी पीटीआई के लोग बैठे हैं जो एक हफ्ते पहले जो डिफेंड कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद उसी ऑपोजिट बात को डिफेंड कर रहे होते हैं। बस उनका मसला यही है कि बस डिफेंड करना है। अब वो सोचते नहीं कि मैंने 15 दिन पहले क्या डिफेंड किया था, 15 दिन बाद क्या डिफेंड कर रहे हैं। जितने भी इनको खुद को नहीं पता, वो आज जो कह रहे हैं एक हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो कुछ और कह रहे होते हैं। आप अपने इंटरव्यू निकाल ले सकते। इस बात पे यकीन करते हैं जो मीर साहब ने कही है कि बानी पीटीआई कह रहे हैं मैं मरना पसंद करूंगा, नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर नहीं जाऊंगा, भले मुझे मार दें। लेकिन बाहर तो नहीं जाएंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन आप ये कह दें कि पीटीआई के जो बानी है वो सिर्फ हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट रहेंगे, मैं नहीं मानता। अच्छा, जब मौका मिलेगा उनके साथ बैठेंगे, वापस आ जाएंगे। अपना इमरान मिर्जा साहब, आसिफ अली जरदारी जब सदर हो तो हुकूमत तो अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी, बज़ाहिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरी मर्तबा सदर, फिर उन्होंने अपनी आती बेटी को खातून अव्वल, क्या बच गया? आप तो कह रहे हैं कि 6 माह हुकूमत नहीं चलने देंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि जी अडवाणी साहब ने कहा कि जी हक में रैलियां और जजेस ये वो, बेसिकली किसी के हक में रैलियां नहीं निकाली जाती। रैलियां या अगर इस तरह का कोई मुजाहरा होता है तो बात की जाती है, रिकॉर्ड कराया जाता है, तो वो अपने बयानिए के हक में करवाया जाता है। मतलब आप जजेस के हक में हैं? नहीं, बयानिए के हक में। जो हमारा बयानिया था कि हमें इंसाफ कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से बात तो एक ही है ना, जजेस का बयानिया और जजेस वो हक पर है, सामने वाला हक पे नहीं है। मुख्तलिफ बात है। अच्छा, हम शुरू से कहते हैं, ये तो जजेस ने आज बोला ना, हम तो शुरू से एक अरसे से कह रहे हैं कि जब हमारी अदालतें जो है आज़ाद नहीं है, जो फैसले जो है वो इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, तो हम तो अपने बयानिए के हक के अंदर कुछ करते हैं। इस तरह से हम किसी के फेवर में नहीं कर रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि जजेस को धमकियां दी हैं एस्टेब्लिशमेंट ने? देखिए, हमारा बयानिया ये है, मैं कहता हूँ कि हमारा बयानिया यही है कि जनाब के फैसले जो है वो अपनी अदालत जो है आजाद नहीं है, फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, एक महीने बाद सुनाए जाते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सुनाए जाते हैं। और जब साकिब निसार जज थे, और देखिए कितने फैसले हैं जो अभी भी जो है वो पेंडिंग के अंदर होंगे। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि जितने भी इदारे वो सब अपने डोमेन में रहें और आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं। तो फिर आप लोगों ने नैब को इस्तेमाल क्यों किया था? देखिए, जो मेरिट पर है तमाम चीजें, आप पे ये इल्जाम है कि नैब को आप लोगों ने अपनी लॉन्डी बना के इस्तेमाल किया और सारे जितने सियासतदान के जेल भर दिए थे आप लोगों ने। अच्छा, अब बात, अच्छा मुझे एक बात तो बता, यहाँ पे इल्जाम, अच्छा मुझे एक बात तो बता दें, नैब के अंदर जो केसेस हैं, ठीक है, जो नून लीग पे या जो अपना पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो तो तहरीक इंसाफ ने तो बनाई नहीं ना, ये तो वो सारे केसेस थे जो पेंडिंग थे। सर, कमर जावेद बाजवा साहब को कहना पड़ा कि इमरान साहब मैशियत तबाह बर्बाद हो गई, आप छोड़ें, पहले मुझे मैशियत सही करके दें। काम करते, फिर जेलों में जो लोग हैं उनको भी छोड़ देते, फिर उनका क्या कसूर है? जो जेलों के अंदर भरे हुए बेचारे जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे जुर्म किए, उनको भी छोड़ देते। फिर तो बात यह है कि वो जो केसेस थे, आप लोग झूठे साबित हुए, आप लोग कहते थे कि हम इनके करप्शन के पैसे, उस वक्त मुझे याद है फालूदे वाले का अकाउंट जरदारी साहब से जब पूछा गया, सर वो बोला भाई वो फालूदे वाले का, मेरा थोड़ी है, ये मुझ पे इल्जाम है, मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई है। बात ये है फालूदे वाले का अकाउंट हो या पकोड़े वाले, ये आप लोगों ने चला, ये आप लोगों की हुकूमत में हुआ था, आप लोग चोर साबित हुए, वो लोग नहीं हुए साबित, वो जज, वो सदर, जरदारी सदर बन गए। देखिए, बात ये है कि जाहिर सी बात है उसकी कड़ियां मिलाई गई, तो जाहिर सी बात है वहीं जाके मिल रही थी। देखिए, तो इदारों ने इन्वेस्टिगेशनें कर रही है। बात ये है कि नैब में कल एक परचून वाले का अकाउंट आता है, मैं कड़ियां आपसे मिलवा दूं, अगर मिलती है तो आप मिलाएं, अगर मिलती है तो, अगर नहीं मिलती, देखें ये जो मोबाइल है ना आपका, ये जो जियो फेंसिंग होती है और जो राब्ते होते हैं, वो टेक्नोलॉजी है जदीद किस्म की, मतलब पता, देखें इदारों को पता सब कुछ होता है। वो अलग बात है कि वो मसलेतन और मफायतन जो है ना खामोश जाते हैं, हालात को नजर दे, लेकिन हम ये चाहते थे कि आप मसलेतन या मफायतन खामोश ना हो। मसलेतन या मफायतन, इसका मतलब ये कि फिर बानी पीटीआई भी चोर है। क्यों, कैसे? ये तोशा खाना, ये अलकादिर, ये सब, ये कफलिंग, ये घड़ियां। देखिए, तोशा खाना तो वो एक साहब घड़ी वो सऊदी में दिखाते हैं कि बाबा ये घड़ी में लेकर आया हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता, देखिए तोशा खाना की आप बात लेकर आ गए, मैंने 10 मरतबा पहले भी आपके प्रोग्राम नहीं, मैं चोर की कॉन्टेक्स्ट में लेकर आया हूं। देखिए, वो जिनको आप चोर कहते थे, आज आप भी चोर। देखिए, वो टैक्स पे करके जो कानूनन तरीकेकार है उसके तहत ली गई है। में देखिए, आप इतना आगे जा चुके हैं, इन्होंने, अभी मेरी बात पूरी होने देना। नहीं, देखिए, आपने इमरान खान के ऊपर, देखिए इमरान खान के ऊपर आपने कहा चोर, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना, अभी पूरी बात सुन ले। चोर कौन है? चोर ये पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, आपका मरियम नवाज,
मरियम औरंगजेब इनके हाथों में वही घड़ियां और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जो तोशा खानों से इन्होंने ली हुई है, और वो इमरान खान ने किया, जिसका टैक्स भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, अगर देखिए बात ये है कि इमरान खान ने घड़ी बेची क्यों? क्या वो उनके पास पैसे नहीं थे? देखिए बात जाहिर सी बात है, उसके पैसे नहीं थे उनके पास, भाई नहीं होंगे ना, पाकिस्तान की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं पाकिस्तान कैसे साख को होना? देखिए अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, भाई अगर कोई वजीर आज़म, भाई अगर कोई चीज खरीद ली है, भाई बात सुने, अगर कोई चीज खरीद ली है तो जाहिर सी बात है उसकी मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत है, वो बेचे चाहे कुछ भी करे उसको। अच्छा बेचने के बाद, एक मिनट, बेचने के बाद उसने फिर आपको पता है वहां उसी पैसे से सड़कें भी बनाई। हाय हाय मैं मजलूमियत इतनी, दूसरी बात आप सुन ले, इतनी मजलूमियत घड़ी के पैसों से सड़क बनी। अरे तो भाई क्या कौन सी गलत बात है? नहीं तो फिर ये कौन सी गलत? मफाद आमा में थी ना, उसने घर में तो ले जाके उसने अपने खर्च से नहीं कर लिया, उसने घर में अपना राशन तो नहीं डलवा दिया, उसने सड़कें बना दी। दूसरी बात यह कि शाहिद खान अब्बासी ने भी बोला कि अगर इमरान खान को अगर आप इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं इस चीज में, तो कह रहे हैं हम सबको गिरफ्तार कर लें। हमने तो पपीते भी नहीं छोड़े यहाँ पे, हमने तो कानलीन भी नहीं छोड़े यहाँ पे। तो क्या क्या चीजें इन्होंने तो ली, इन्होंने तो वो भी ले लिया गाड़ियां जो कि ले ही नहीं सकते थे, कानूनन है ही नहीं कि आप तोशा खाने से आपको गाड़ियां निकाल सकते हैं। अपनी मनपसंद में अमेंडमेंट करते रहते हैं ना, असेंबली जब आपके पास आ जाती है तो भाई बात ये है कि नहीं ना, अगर बता दें, अगर जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली है, जब मरियम नवाज साहिबा ने जो गाड़ियां ली हैं, अभी मुझे बता देना उन्होंने कौन सी अमेंडमेंट की थी? नहीं उन्होंने बेची तो नहीं आगे, अभी बेची नहीं, अपने इस्तेमाल में। यार 5 करोड़ रुपए की चीज आप 10-20 लाख रुपए के अंदर ले लो, मुझे भी दे दो भाई। खान साहब ने भी बेचूंगा भाई, मैं भी 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी। कौन से? अरे भाई नहीं, देखिए अगर बेची तो भाई उसकी सड़कें बना दी ना, कौन सा अपने घर में आपसे कह तो रहा हूं, टेलीथॉन करके कमाने वाला इमरान खान। देखिए बात ये है कि अरे मैं तो एक और भी आपको मिसाल दे दूं। बात ये है कि खान साहब ने जो फंड रेजिंग हुई, हाथ में इनके बैग था, एयरपोर्ट से बाहर निकले और अपना हमारे साबिक गवर्नर जो इमरान इस्माइल जो है वो वहां पे उनको पिक करने गए। आप यकीन करो पोर्टर को देने के लिए उनके पास पैसे चेंज नहीं थे, तो उन्होंने इमरान इस्माइल को बोला, तो इमरान इस्माइल ने कहा चेंज मेरे पास नहीं, आपके बैग के अंदर पैसे रखे हुए, तो जो फंड रेजिंग के इसमें क्या है? कहले फंड रेजिंग का, तो कहले इसमें से दे दे, कहले तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो अमानत है लोगों की। तो बात ये कि वो तो इस तरह का बंदे, आप किस तरह की बात कर रहे हो? तो आपको ऐसे पता नहीं कितने मसाले दे दो भाई। आगे आपका पॉइंट आ गया। इकबाल अडवाणी साहब, 2 आपसे सवाल हैं। एक तो मैं इससे कनेक्ट करूंगा, मैं चाहूँगा चूंकि आपकी मैं मौजूदगी का फ़ायदा लूँ कि आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई कि पीटीआई के लोग डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान की घड़ी को और कफलिंग को। एक मेरा आपसे ये सवाल है। दूसरा ये कि बिजली महंगी होने जा रही है, ये महंगी ही सुनते हैं हम, ये सस्ती वस्ती नहीं होती इस मुल्क में कुछ चीज़ें। देखिए आप इस हालात में आ गए हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। मकसद कहने का ये है कि जो आप बिजली के हवाले से कह रहे हैं, तो हमारे कितने इदारे ऐसे हैं जो बहुत नुकसान कर रहे हैं। जब तक आप उनको प्राइवेट नहीं करेंगे, उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम रहती रहेगी, हर चीज़ महंगी होती रहेगी। क्योंकि वो मुल्क कैसे अफोर्ड करता है जिसकी इनकम ही नहीं है और वो इतने खसारे खत्म नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमको अपने जितने इदारे हैं जो हमारे जो खसारे में चल रहे हैं, नुकसान में, उनको पहले सबसे पहले प्राइवेट करें और इसके बाद मुझे लगता है कि ये महंगाई सब कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप ये काम, मेरी समझ नहीं है ना, बिजली महंगी कर रहे हैं, बिजली चोरी क्यों नहीं रोक लिया? तो बिजली चोरी के अंदर तो यही लोग इन्वॉल्व है ना। तो मकसद कहने का है जब आप बिजली चोरी नहीं रोकोगे तो बिजली महंगी करनी पड़ेगी। जब तक आप उन इदारों को प्राइवेट नहीं करोगे जो आपको हर साल हर महीने इतना खसारा दे रहे, तो ये चीज़ें तो आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, इस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन, जो इदारे नुकसान में उनको प्राइवेट करें, बिजली महंगी करने की बजाय बिजली चोरी रोकें, तो बिजली महंगी नहीं होगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। हाँ, आप बिजली चोरी करना उसको क्यों नहीं रोक रहे? तो मकसद ये नहीं कि पूरा आवे का हवा खराब है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं उसको। इकबाल अडवाणी साहब की नज़र में खान साहब चोर हैं? सब चोर है मेरे हिसाब से, जितने सियासतदान हैं। खान साहब ऊपर से नहीं है, सब ऐसे ही है। अच्छा। खान साहब ने भी चोरियां की हैं। खान साहब भी एक बेईमान लीडर है। कौन से बेईमानी बता दें आप? बेईमानी गिरा देना मुझे, चलो बता दें, मैं साबित करूंगा। आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तो मैं आपके अकेले पे नहीं लगा रहा भाई। देखिए मेरे हिसाब से खान साहब भी बेईमानी की है। अच्छा। नवाज शरीफ ने भी की है, जरदारी ने भी की। ये तीनों पार्टियों में बेईमान लोग हैं। देखिए उस्मान, किस में चोरी की है इमरान खान ने? उस्मान बुजदार ने। देखिए आप अगर चोरों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप चोर नहीं हुए। उस्मान बुजदार को किसने लगाया था? खान साहब ने लगाया था। ये बेईमानी नहीं है? पूरा पंजाब चीख रहा है कि उसने इतनी बेईमानी की, तो उसकी किसकी चॉइस थी? खान साहब की थी, क्यों लगाए? वो सब चीख के कह रहे थे, क्यों नहीं हटाया गया? हटा देते ना। तो मकसद कहने का ये है कि आप नीचे के लोगों को, वही बेईमान होंगे नीचे के लोग जब ऊपर का लीडर ऐसा होगा। अदरवाइज आप क्यों किसी ऐसे इंसान को रखोगे जो चीटिंग में पकड़ा जा रहा है, जो बेईमानी कर रही है? फराह गोगी का जो किस्सा था, कौन थी वो? उसका सपोर्ट किसको था? तो आप यही चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब आपकी ऊपर की लीडरशिप अगर
ईमानदार है, क्लीन है, तो उसकी नीचे की टीम भी ईमानदार होती जाएगी। और अगर आपको पता भी नहीं है और आपको पता है बगैर ये काम हो रहा है, तो इतना आजाद मीडिया था, सब चीजें सामने आ रही थी, आपने क्यों उनको नहीं हटाया? आखिरी तक वही रहे। अब दूसरी बात है, कैसे मैं साबित कर रहा हूँ बेईमानी इनकी। आपने खुद एक जगह पे कहा था कि चौधरी परवेज इलाही बहुत बड़ा डाकू और बहुत बड़ा चोर है, उसी को आपने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ये बेईमानी नहीं है? आप उन बेईमानों को जिनको आप एडमिट कर रहे हैं, बता रहे हैं ये चोर है, ये चोर है, ये बेईमान है, ये सब है, आप कह चुके हो, उसमें तो दो राय नहीं है। फिर आपने उसको क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? तो इसका मतलब आप उनके सपोर्टर हो, तो इसका मतलब आप बेईमान हो। यही बात मैं कह रहा हूँ, इसी तरह साबित होगा। बाकी मैं कोई केस डीलिंग अच्छे क्या ये चीजें तो दिखा नहीं रहा, ये वो चीजें हैं जो नजर आ रही है। अच्छा, ये तोशा खाना पे भी मैं चाहूंगा आपका टेक लूं, फिर मैं जाऊं इमरान के पास। तोशा खाना पे सबने चीजें ली हैं, अभी तो हाँ। उसमें भी चोरी साबित हुई है, इमरान खान साबित सबकी हो रही है। लेकिन बार बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना कोर्ट और पुलिस, जो भी हमारा डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन, वो इतना फेयर नहीं है, जिसकी वजह से लोग निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग बड़े ओहदों पे आए हैं, उन्होंने सबने बेईमानी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन एक रियलिटी है, उसको आप माने। तो फिर वो जो एक मंतक पेश की बानी पीटीआई ने कि मैंने वो सड़क बनवाई ना, नहीं, वो मैं नहीं मानता। देखिए, ये चीजें बनवा रही है तो कॉस्मेटिक चीजें हैं जो नजर आ रही हैं। आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, एक बहुत बड़े मुल्क से गिफ्ट मिल रहा है, मुझे बताएं आपको वो बेचने की जरूरत है क्या? ये चीज वो बेच, आपने बाय कर लिया, अपने पास रखो, आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब उस मुल्क की तो आप इंसल्ट कर रहे हो जहाँ से आपको गिफ्ट आया है। तो फिर ये चीजें कहाँ एक्सेप्टेबल है कि मैंने बेची, मुझे जरूरत थी, क्या जरूरत थी ये बता दें। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आपको गिफ्ट नहीं बेचना चाहिए। बाकी रहा तोशा खाना में जितने लोग भी आए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, बेनजीर भुट्टो के बाद जितनी चीजें आई हैं इनकी पीपल्स पार्टी की, सब ने लिया है और सब कर रहे हैं। मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तान में जो भी बड़े ओहदों पे आता है वो कहीं ना कहीं बेईमानियां कर जाता है। इमरान साहब, हुकूमत वक्त 5 साल पूरे करने के लिए पर तोड़ रही है और वो मरियम नवाज साहिबा नए नए अवामी प्रोजेक्ट के इनकाद में मसरूफ़ हैं, तो क्या अच्छा नहीं है कि एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट किया जाए, जैसे एक मीसाके जमहूरियत साइन किया था मरहूम बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने कि भाई अब मुल्क के लिए हमें बैठ जाना चाहिए। तो अब भी आप लोग भी बैठ जाएं यार। आप कह रहे हैं हम ये हुकूमत चलने नहीं देंगे, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर क्या, फिर तीसरी हुकूमत आ जाएगी? आप लोग खुद दावत दे रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से जो रिजल्ट आया था इलेक्शन और जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, ठीक है, ये तो बच्चों को पता है। तो ये कौम के 80 अरब रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी इलेक्शन में? ठीक है, जिस तरह से पहले बिठाया था इनको। नहीं तो आप लोग ज़्यादा लोग आ गए आपके, आप लोग फिर हुकूमत आप चले गए उधर मौलाना के पास। नहीं, देखिए बात ये है कि जिस तरह से इनको पहले बिठाया था उसी तरीके से 5 साल के तो 10 साल भी। वैसे पीटीआई चला कौन रहा है? एक मेरा मासूमाना सवाल है, कौन लीड कर रहा है पीटीआई? हाँ, जाहिर सी बात है खान साहब भी लीड कर रहे हैं, और कौन लीड करेगा? तो कभी आप चले जाते हैं फजल रहमान साहब के पास, कभी आप कुछ बोलते हैं, एक पॉलिसी क्या है? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले बोली थी बात कि हम अपने बयानियों को सपोर्ट करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि पीपल्स पार्टी के पास चले जाते? देखिए बात आज हुकूमत होती है आपकी। देखिए साहिद भाई, आप मेरी बात समझे, मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई हमेशा अपने बयानिए को सपोर्ट करती है, ठीक है, और बयानिए को जो है उसको जो है उसके हक में जो है तमाम चीज़ें, जो अगर कोई जजेस है, इवन अगर मौलाना फजल रहमान भी हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम उसके पास गए तो अपनी बयानिए की सपोर्ट में गए, क्योंकि हमारा जो बयानिया था वो सच साबित हो गया ना। मौलाना फजल रहमान ने खुल के आके सामने बोल दिया, तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा था खुल के कि हाँ भाई धांधली हुई है, लेकिन हम आ रहे हैं, हम हुकूमत बनाने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चल रहे हैं आगे। धांधली हुई तो इसका मतलब है अंधेर नगरी चौपट राज हो गया। ये तो अब इनकी तो वीडियो भी अपना जो लीक्स हुई है, जिस तरह से एमक्यूएम की हुई है, अपना गवर्नर साहब की हुई है, जिस तरह से। अगर आप ना जाते तो मैं साजिद हुसैन आज आपको ये ना कहता कि जिस मौलाना को आप डीजल कहते थे, चोर कहते थे, उसी के पास आप चले गए। देखिए साजिद भाई, वो नहीं आया आपके पास। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ, हम अपने बयानिए की जो है उसके हक में गए थे कि हम जो कह रहे थे, अब देखें कि उनकी जो घर का ही बंदा है, जो उनके साथ शराकतदार था, वही बात कर रहा है जो हम कहते आए हैं। यानी कि हमारे बयानिया जो था वो सच साबित हुआ, और कोई मकसद थोड़ी था हमारा उसके साथ। जाहिर सी बात है उसकी जो सियासत है या तमाम चीज़ें, उसकी तो हम अभी भी अगेंस्ट है, जो उन्होंने हमारे साथ किया हम तो उसकी भी अगेंस्ट है। यही तो वजह है जो आज इमरान खान जो जेल में, अगर उसको सपोर्ट करते या उसके मिल जाते, कोई मफामती होती, तो आज जेल में तो नहीं बैठ जाए ना। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मना लेंगे आप लोगों को। आप थोड़ा सा खुद आप बयानिया, आपने कहा तब्दील होते रहते हैं, आप बयानिया जरा तब्दील करें, बैठे हुकूमत के साथ, कोई उनको आप एडवाइस करें, उनके बिल मंजूर करवाने में उनकी हेल्प करें। देखिए बात यह है कि हमेशा
मुल्की मफाद के अंदर जो है ना, पीटीआई का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि जो अगर मुल्की मफाद के अंदर चीज़ें हैं, हमने हमेशा उसको सपोर्ट करी है, लेकिन अगर कोई चीज़ मुल्क के खिलाफ है, बरखिलाफ है, तो हमेशा हमने उसको अपोज किया। देखिए फलस्तीन का बिल आता है तो भी आप कहते हैं पहले हम नहीं, देखिए पहले हमारी मजलूमियत, फलस्तीन, अच्छा पहले आपको अपने बोलते नहीं, पहले ये, अच्छा मुझे एक बात बता दें, एक कोई नाम गिना दे जिसने भी फलस्तीन के हक में अगर किसी ने बयान दिया, ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना जरदारी साहब, कोई एक तो बता दे। सिर्फ एक इमरान खान था वाहिद लीडर, जिस वक्त इसराइल ने जब उसको धमकी दी थी वहाँ पे, जब पहले जब उसको हमारे टेन्योर में, तो इमरान खान ने जो उनको ललकारा था। अच्छा। यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके जिस तरह से बात की, जो इस्लाम फोबिया का जो डे मनाया जाता है, ठीक है, जो भी मनाया गया, तो किसके मतलब ये तो इमरान खान ने तो वहाँ से सारा करवाया ना, यूनाइटेड नेशन में अप्रूव करवाया, तो इससे बड़ा और कौन सा और क्या सबूत पेश करें? क्या बात है, और क्या सबूत पेश करें? आप बता देना, आप आए कोई मुझे बता दें इनकी तरफ से कोई, अगर इस तरह से किसी हम तो ये कहते थे, आज भी फलस्तीन से आवाजें आ रही हैं कि वी नीड इमरान खान, हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। आप देख, अच्छा जी, आप देख लें, आप वहाँ पे उठा के अब हर तो चीज आपके सोशल मीडिया पे नेट के ऊपर ऐसा है इकबाल साहब, ऐसा है इमरान साहब की बातों से आप मुत्तफिक हैं कि फलस्तीन पुकार रहा है, बानी पीटीआई इमरान खान आएंगे तो हमारे लिए बेहतरी होगी, हमें एशिया खुर्दनोश भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगी, मुस्लिम उम्मा का लीडर। और फिर एक और सवाल भी मेरा ले ले कि इस्लामोफोबिया का क्रेडिट इमरान खान को जाता है और पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें कहती हैं ये तो यहूदी का एजेंट है। देखिए, खान साहब की 4 साल हुकूमत रही, हाँ, मुझे तो नहीं याद कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम किया हो फलस्तीन के हवाले से। आपको याद हो तो बता दें। और मुझे नहीं पता ऐसे कौन से फलस्तीनी हैं जो ये कह रहे हैं वी नीड इमरान खान, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस गूगल कर लीजिएगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज है फलस्तीन के हवाले से, मैं जो पूछ रहे हैं मुझसे फलस्तीन के हवाले से आप जो कह रहे हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी होती है, ये अभी तक कुछ कहा इन्होंने फलस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से? हमने 36 तो रैलियां निकाल दी फलस्तीन के हक में, आपने नहीं देखी? इनके लीडर आपने नहीं देखी? हमने एहतजाज किए कितने, हमारी रैलियां निकली, उसके अंदर उसमें लाठियां, उसमें जो डंडे चले, हम तो इस बात पे हैरान थे कि भाई ये तो हम फलस्तीन के हक में निकाल ले, यहाँ पे क्यों पकड़ लोगे? एक चीज मैं आपको बताऊं, फलस्तीन के साथ जो हो रहा है, हमारे पास इन लोगों ने रैलियां निकाली है, अभी तक इन्होंने ये कहा है किसी ने कि इसराइल का कितना नुकसान हो गया है? अभी तक नहीं बोलते हैं लोग। इसराइल तब आपको मैं आप मेरे रिकॉर्ड कर ले इस बात को, हो सकता है चला भी पाएंगे कि नहीं आप, क्योंकि कितनी चीजें यूट्यूब पे बंद हो जाती है। आप यकीन करें कि नहीं करें, कुछ अरसे बाद इसराइल तबाह हो जाएगा। आज ये हालात हैं। कितने यूरोपियन कंट्री हैं जो इसराइल के साथ अब चलना नहीं चाहते। अमेरिका के अंदर डिबेट शुरू हो गई है, अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं। कभी आपने देखा था कि इसराइल 1948 से जुल्म कर रहा है? कभी किसी ने सपोर्ट किया यूरोप अवाम ने या अमेरिकन अवाम ने? इस बार इसराइल एक्सपोज हो गया है। हम सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग कहीं, मुझे नहीं लगता किसी चैनल पे ज्यादा बात हो रही है। किसको? इसराइल को सपोर्ट करें? नहीं, फलस्तीन। हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि आगे जाके आप यकीन करें, मैं आपको जो कह रहा हूँ वही होगा। इसराइल तबाह हो जाएगा। इसराइल तबाह हो जाएगा। अब इसराइल कुछ अरसे बाद टू स्टेट पॉलिसी पे नहीं है ना, 2 स्टेट पॉलिसी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कुछ अरसे बाद ये एक्सेप्ट करने आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। वजह बताऊं क्या है? अभी वो हालात नहीं रहे। देखें 1968 में 7 के अंदर 1968-7 के अंदर 5 मुल्कों 5 दिन 6 दिन के अंदर इसराइल ने 3 मुल्कों के साथ जंग की और उनके इलाके खींची। उर्दन, जॉर्डन आ गया, मिस्र और सीरिया। ये गोलान हाइट्स हैं, ये सीरिया के हाथ में था। ये जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन का था, और जिस गजा की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअल मिस्र का था। इसराइल ने तो फलस्तीन 5 दिनों में फतेह कर लिया। 6-7 महीने हो गए और इनके हालात कैसे हो गए? $30 करोड़ का एक टैंक इनका फलस्तीनियों ने तबाह कर दिया। तो मकसद कहने का, आज हमको फलस्तीन को ये सपोर्ट करना चाहिए, ये बात करनी चाहिए कि अब इसराइल का खौफ नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे चैनल्स हो गए, हमारे लोग हो गए, पता नहीं इसराइल और अमेरिका से क्या डर रहे हैं। आप यकीन करें कि नहीं करें, इस बार जोग्राफिया चेंज हो जाएगा। हिस्ट्री देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। सही। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, यूके खत्म हुआ, ब्रिटिश राज खत्म हुआ, दुनिया को आज़ादी दी। ये जंग जब खत्म होगी, आप देख लेना मिडल ईस्ट से नामो वजूद मिट जाएगा इसराइल का और अमेरिका का। इसमें कोई चीज चेंज हो गया। आज यमन के पास देखो कैसा असला आ गया है। वजह क्या है कि रसिया का सपोर्ट इसलिए है कि उसके अपने प्रॉब्लम से, यूक्रेन की जंग में वो फंसा हुआ है, वो चाहता है कि उससे वो निकले, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। चाइना साउथ सी है जो, उसकी वजह से चाइना अमेरिका से परेशान है। इन 2 मुल्कों का सपोर्ट आ गया है फलस्तीन को। सही। आपको पता होगा यमन से तो इन लोगों ने मुआहिदा कर लिया डिफेंस का। और यमन ने यहाँ तक अनाउंस किया है कि जिस शिपिंग पे, जिस जहाज पे
चाइना का और रशिया का झंडा लगा होगा, हम उसको हिट नहीं करेंगे, बाकी सबको हिट करेंगे। पूरा यूरोप और अमेरिका ने मिलके यमन पे अटैक किया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज माहौल चेंज हो गया है, हमारे यहाँ सिर्फ अभी यही बात हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं हो रहा, हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। इसराइल बर्बाद हो जाएगा, ये मेरी बात लिख ले आप। अगर इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, देख लेना आप। हम लोग हर वक्त एक ही, मुझे पता नहीं हमारे चैनल्स क्यों डरते हैं, बताते नहीं है। अब इसराइल का वो हाल हो गया है कि अभी कुछ नहीं होगा इनके पास, इनका वो हाल हो जाएगा आप सोच नहीं सकते, इनका वजूद तक खत्म हो जाएगा। इसराइल एक्चुअली आपने हिस्सा डाल दिया, इसराइल मेरे प्रोग्राम से हिस्सा डल गया। इसराइल एक्चुअल चीज क्या है? हाँ। इसराइल बाहर से लोगों को आबाद किया है, यहूदियों को, पूरी दुनिया के यहूदियों को कहा है कि इधर आ जाओ, इधर हम आपको जॉब भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, जगह भी देंगे। बाहर से लोग आए हुए हैं, वो उनकी जगह नहीं है, बाहर से लोग आए। जब प्लानिंग की गई थी कि इसराइल बनाया जाएगा, तब इसराइल की 3% आबादी थी। वो उनकी कोई इबादत गाह भी तो है, इबादत गाह की वजह से परमिशन मिली थी ना। तो वो सब जितने भी जो वजीर बने ना बड़े बड़े, वो वीजा लेकर आते थे फलस्तीन का, बताएं। लेकिन वो अमेरिका एक पावर थी, उसका सपोर्ट था, और फलस्तीनियों को किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी की पावर नहीं थी। हमारे मुस्लिम कंट्रियों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट किया 67 की जंग में, वो बुरी तरह हार गए क्योंकि अमेरिका पूरा उसके तरफ खड़ा था और पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। आज कुछ सुपर पावरों का सपोर्ट फलस्तीन को है, यमन को है, और मैं आपको जो कह रहा हूँ देख लेना, यही होगा। और इंशाअल्लाह अब फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा, अब फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा। और अल्लाह हम हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि हमारे मुसलमान भाइयों को कुफ्र से निजात मिले। जी इमरान, लास्ट में चाहूँगा आप भी फ़लस्तीन पर एक टेक दें, तो फिर मैं इख्तिताम की तरफ जाऊँ। देखिए, बात ये है कि कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ लिखी है, हुर्फ बहुर्फ ज़ाहिर सी बात है वो सच होनी है। ये भी हमारे सियासतदान कहें ना, इसराइल तबाह हो जाए। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि इसराइल जो है, हम तो कहते हैं कि इसराइल को तबाह होना चाहिए। हमारे यहूद नसारा तो आपके कभी दोस्त रहे ही नहीं। कोई कहता है ये सियासतदान, ये तो कुरान में भी यहूद नसारा तो कभी दोस्त आपके रहे ही नहीं ना। किसी सियासतदान से गिला शिकवा नहीं, यहूद नसारा तो आपके दोस्त है ही नहीं कभी। जब कुरान पाक है, जाहिर सी बात है, तालीमात है, तो अल्लाह ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया। आप नहीं डरते? नहीं, मैं यूं इसलिए नहीं डरता। देखिए सुने एक बात मेरी, लोगों के आपने काफी लोगों से मुंह से सुनते होंगे, बचपन से हम सोचते होंगे यार सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। हाँ, ये सुनते हैं ना। हाँ। तो जिन्होंने सच नहीं बोला वो भी तो मर गए। क्या बात है, बेहतरीन। तो फिर क्या बात है, 10 साल पहले मर जाएंगे। इस सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा क्या होगा? हम 10 साल पहले मर जाएंगे। मरना किसने नहीं है? नहीं तो पूरी दुनिया में आप ट्रेवल करते हैं तो आपको जान का खतरा नहीं है? लेकिन अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन इस चीज में देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसराइल बर्बाद होगा इंशाल्लाह, 100% इसराइल बर्बाद होगा जी। और हम, मेरी साजिद हुसैन की भी ये ख्वाहिश है कि इसराइल बर्बाद हो, जल्द बर्बाद हो। चले जी, मैं चाहूँगा लास्ट आपका टाइम ले लिया था मैंने। जी मैं ये कह रहा था कि आप ये देखें कि इसराइल जो अमेरिका के अंदर है, जो अमेरिका जो है जितना व्यू जाहिर सी बात है प्रो इसराइल ही है। इसराइल को इस वक्त अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है। इमरान खान ने जो है बरमला बैठ के जब उससे सवाल किया कि आप क्या ये एयरपोर्ट्स जो है उसको देंगे अपने जो हवाई अड्डे वगैरह, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसको ही पता था कि जाहिर सी बात है इसराइल अमेरिका एक ही है, तो हालांकि सुपर पावर है, कोई दूसरा होता तो हाथ बांध के आप देख लेना। अब तो इन्होंने दोबारा वो ड्रोन भी आपके पास स्टार्ट हो गए हमले। उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी, कोई एक ड्रोन भी बता दें, अगर कोई उड़ता भी था तो उसको गिरा दिया जाता था। हमने तो जहाज भी, इंडिया की भी जहाज नहीं, तो आप लोग तो ये भी क्रेडिट लेते हो कि अभिनंदन को भी इमरान खान के कहने पे गिराया था। देखिए अब यहाँ तो जाहिर सी बात है, देखिए एयरफोर्स है ना, उसने गिराया जहाज। हाँ, इमरान खान से पूछा था सर गिराएं, फोन किया था। नहीं, वो देखिए वो तो एक एक्शन है, वो जाहिर सी बात है जो एक मिलिट्री एक्शन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब वजीर आज़म डिफेंस के इदारे आपसे पूछेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बात ये है कि आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ ने कारगिल के अंदर से जो फौज को बैक करवाया था, हाँ। किसके कहने पे करवाया था? अमेरिका के। वो भी तो वजीर आज़म था, वो जाता तो नहीं करवाता। हाँ। तो इमरान खान भी वजीर आज़म था, सबूत है कि अमेरिका के कहने पे किया उन्होंने। तो मुशर्रफ साहब ने बोला, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, उन्होंने साहब ने कई मरतबा बोला कि जनाब अमेरिका के अंदर जाके वहां से हमें प्रेशर आया कि जी आप, नवाज शरीफ का फोन आया कि जी आप जो कारगिल से आप जो बैक कर लें। उसके बाद ये सियासी बयान भी हो सकता है, ये इल्जाम हो सकता है। देखिए बात ये है कि चलिए ठीक है, मैं ये मुशर्रफ साहब बोल रहे हैं ना, मुशर्रफ साहब जैसे और भी तो लोग होंगे उनके कुलीग साथ होंगे, जो उनके साथ जो ज्वाइन होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आर्मी के जो उस वक्त जो उनके साथ होंगे, एक कमांड होती है ना, पूरी कमांड होती है, जाहिर सी बात है। उनके साथ जो लोग होंगे उनसे पूछ ले, मुशर्रफ साहब इतनी हल्की बात तो करेंगे नहीं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। वो तो आपको पता है कि वो तो शहरक थी, उन्होंने तो वहाँ पे कितना लॉस किया था वहाँ पे अपना कारगिल के ऊपर, उनकी तो शहरक काट दी थी मुशर्रफ साहब ने। उसको नवाज शरीफ था, उसने क्यों पीछे हटा? ऐसे इमरान खान था, ये तो पीछे नहीं हटा, इसने तो बोला ठीक है हम नहीं हटा पीछे। चलो लास्ट में ठीक है सर। देखिए जो शुरू से हम लोग बात सुनते आते हैं काफी टाइम से, एटमी धमाका के दौर में नवाज शरीफ की कोई औकात नहीं थी कि ये काम कर जाए। अच्छा, पाकिस्तान में ये चीजें, इंडिया की जंग, एटमी धमाके, ये जो जहाज गिराया था हम लोगों ने,
इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम का कोई किरदार ही नहीं। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक, पाकिस्तान के वजीर आजम, इनका वजीर आजम, वजीर खाजा, डिफेंस मिनिस्टर, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों से। अफगानिस्तान से कब जंग होगी, कब नहीं होगी, इंडिया से कब जंग होगी, कब होगी, नहीं होगी, अमेरिका से पेंटागन से क्या डीलिंग होगी, इनका ताल्लुक ही। मसला कश्मीर का कोई, ये बस इनसे बातें करवा लो। ये वही चीज़ें करते हैं जो वो लोग करवाना चाहते हैं इनसे। वो जब हो जाती है तो बोलते इसने क्या, वो जब मुशर्रफ वाली बात भी है तो वो जब हालात ऐसे हो गए कि वो पाकिस्तान को विड्रॉ करना मजबूरी हो गई थी, अच्छा, तो नवाज शरीफ को आगे कर दिया गया। हाँ। इसी तरह जब काम करवाना होता है तो इनका फेस कर दिया जाता है, बाकी ना इनके पास इतनी पावर है कि ये कुछ कर सके। डिफेंस के मामले में, जंग के मामले में इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के किसी भी वजह। ये क्रेडिट ना लें, ये बेकार को क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्रेडिट ना लें। अगर क्रेडिट लेना है तो फिर पूरा लें, जो प्रॉब्लम्स आए फिर उसका भी लें। ये लोग वो क्रेडिट ले रहे हैं, कुछ एक चीज का लेते हैं, एक चीज का नहीं लेते। भुट्टो क्रेडिट लेता है, भुट्टो क्रेडिट लेता है 71 में फौजी छुड़वा के लाया था। मैं देखिए वो तो क्या था मैं बताऊं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम्स, वो जो पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट लेती है। 71 की जंग का रीजन क्या था? 71 की जंग का रीजन क्या था? बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने नाइंसाफियां की थी। अच्छा, जब से पाकिस्तान बना था, तो ये एक मेन रीजन है पाकिस्तान का। फिर उन लोगों की, बंगालियों की जो सोच थी कि जब इलेक्शन होंगे हम अपना वोट देकर अपनी गवर्नमेंट लाएंगे। सही। फिर वो इलेक्शन में जीत गए। 70 के इलेक्शन में जीत गए और इनकी अक्सरियत भी आ गई। तकरीबन 160 सीटें इनकी थी, 80 सीटों वालों को गवर्नमेंट दे दी। अब जो डेमोक्रेसी से प्यार करने वाला कोई भी हो, वो क्यों ये गवर्नमेंट ली ये वाली, क्यों उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी? जब उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, उनकी पूरी आबादी बांग्लादेश में एक तरफ थी, आपने उसको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी, तो झगड़े शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए। और जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन 65 की वॉर आपने जिससे लड़ी है, 1947-48 से आप लड़ते रहे हो, उसको मौका मिला, उसने आपको उनको सपोर्ट किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े पाकिस्तान की अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से हुए। हमने अपने लोगों के साथ नाइंसाफी की, उन्होंने, आपका भाई आपके साथ नाइंसाफी करेगा तो फिर आप किसी से भी मदद ले लोगे, फिर भले वो आप लोगों का दुश्मन हो के दोस्त, आप नहीं दोगे, आप अपना सपोर्ट लोगे। तो उन्होंने सपोर्ट किया और ये आजादी हुई। ये है कहानी। ना भुट्टो की गलती क्या थी, भुट्टो के लालच थी गवर्नमेंट करने की, और उसने गवर्नमेंट के लिए उनको सपोर्ट किया। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बंगालियों को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी, उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, जंग हो गई। और बाकी इसके बाद जो आप बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था, तो फिर इंदिरा गांधी, डिप्लोमेटिक अच्छे थे, बातचीत की, हमारे फौजियों को छुड़वाया, लेकिन इनके साथ 4 साल 5 साल बाद क्या हुआ? तो फिर मतलब कहने का ये है कि इमरान खान के साथ क्या होगा फाइनल? देखिए इमरान खान को सबसे पहले रिपीट हो रहा है ना अभी जो इन्होंने बताया, जब भी मैंने वही काउंटर सवाल किया कि अब फाइनल क्या होने जा रहा है। इमरान खान इस वक्त पाबंद सलाह फॉर्मर वजीर आजम, 4 साल गवर्नमेंट मिली ना इमरान खान को, उस वक्त अच्छी गवर्नमेंट करनी। लोगों को आज इनका वोट बैंक बहुत है, लेकिन आज इनका वोट बैंक इनकी परफॉर्मेंस पे नहीं है। मेरा कहने का मकसद है, अगर इमरान खान को अगर चांस मिले कभी भी, तो इनको गवर्नमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है कि सियासत को छोड़ना है, बंद करना है, ये इनका काम है। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही किया और अपने 4 साल जाया कर दिए। इसको पकड़ना है, उसको छोड़ना। अगर उस पर गवर्नमेंट अच्छी कर जाते 8 साल 5 साल 10 साल, तो फिर सीधी बात है, इस्टेब्लिशमेंट की स्पेस कम हो जाएगी। इमरान खान स्पेस कम नहीं करते, आप एक दूसरे से लड़ते हो तो स्पेस उनकी बढ़ती है। आज वो इतना पावर में है कि आप लोग कोई भी कुछ नहीं करते। इमरान खान सुरखरू होकर बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, चोर होके नाहल हो जाएंगे, या खुदा न खासा उनकी जान को खतरा है? देखिए अगर इनकी एग्रेसिव पॉलिसी रहेगी तो इनके लिए कोई चांस नहीं है बाहर आने। अच्छा, इनको अपनी एग्रेसिव पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी, सबको मिलके ले। देखिए आप ये चीज, एग्रेसिव पॉलिसी खत्म इस कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे ले लें कि सर माफ कर, नहीं सर माफ नहीं, सबको मिलके ले चले। रोज डेंजर स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। अच्छा, मतलब एग्रेसिव पॉलिसी बताता हूँ। महमूद खान अचकजई ने एक तकरीर की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन्होंने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उनको अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया। ये पॉलिसी डेंजर है। आप इस तरह नहीं करें, आप अपनी बात करें, आपके साथ जो नाइंसाफी है वो भी बात करें। आप बिल्कुल वो आ जाएंगे कि जो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देता है, बुरा भला वो आपका चाहिए है, वो आप उसकी तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी तो मकसद करेगा, अगर आप इसी तरह से आपकी यही रूटीन रहेगी और मतलब प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएंगे, नहीं भी हो लेकिन खामोश हो जाए, एंटी भी ना हो। इमरान, लास्ट में ये जो सवाल मैंने किया अडवाणी साहब से, ये आपसे, आप पीटीआई वालों को क्या लगता है कि खान साहब चोरी का माथे पे
कलंक लगवा के, दाग लगवा के सियासत से नायल हो जाएंगे? नहीं, देखिए बात ये कि आप वो दाग जो है ज़बरदस्ती अगर इम्पोज कर दिया जाए बिला वजह के लिए, ये तो ज़बरदस्ती क्या है ना। वो साबिका खातून अव्वल कह रही है शहद में मुझे मिला के दिया कुछ जहर है। नहीं, लेकिन बात ये है कि 250 तो इन्होंने केसेस बना दिए, ये तो जो चाहे वो कर लें, लेकिन बात ये कि ये तो अल्लाह को पता है और इस आवाम को पता है कि वो हक के ऊपर है, सच के ऊपर है, इसी वजह से आवाम की सपोर्ट भी उसके साथ है। इंशाल्लाह एक जो है ना तरतीब बनाने जो है वो यहाँ की दुनिया भी है, और एक तरतीब बनाने वाला एक अल्लाह के साथ है, ऊपर बैठा चढ़ सकता है। तो इमरान खान, देखिए भुट्टो साहब को जो फांसी दी आज 40 साल 45 साल बाद जो अदालत माफी मांग रही है कि जी हमने गलत उसको सजा दे दी थी, गलत सजा मौत दी थी, तो आप क्या फिर आप इंतजार करेंगे 40 साल 50 साल का? देखिए उस दौर में जमीन आसमान का फर्क है। आज जो है ना दौर एडवांस है, मीडिया पे हर चीज जो है वो आपके टिप्स के ऊपर है, सब दुनिया इस वक्त देख रही है, तो राय नहीं जा सकती। मतलब आपका ये कहना है कि इमरान खान सुरखरू होकर बाहर आएगा इंशाल्लाह। लास्ट में जी अडवाणी साहब, देखिए आपने अभी भुट्टो की बात की कि इनका केस खत्म हो गया है, लेकिन ये इस तरह खत्म नहीं किया जाता। इस तरह खत्म होने से कोई फायदा नहीं है। खत्म इस तरह उस वक्त के जो किरदार हैं उनके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही? उनको भी तो सजा दी जाए। कुछ हयात हैं इस वक्त, उनको सजा क्यों नहीं दी? आए भी थे, हाँ, उनकी तरफ सजा क्यों नहीं दी जा रही? तो जब तक आप एक चीज कह रहे हो कि हाँ नाइंसाफी हुई है, तो जिन लोगों ने नाइंसाफी उनका क्या तो तब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आपकी करेक्शन नहीं होगी। और इसी तरीके से मैं अडवाणी साहब की बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि जो हमारी झूठी एफआईआर होती है ना, झूठे केसेस, तो जाहिर सी बात है अगर झूठी है तो, लेकिन जिन्होंने करवाने वाले लोग जो उसमें मुद्दई हैं उनके अगेंस्ट भी जाना चाहिए, ताकि कल को फिर किसी की हिम्मत भी नहीं हो झूठे केसेस बनाने की, ना झूठी एफआईआर कराने। ठीक है जी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मेरा बुशाद आबाद रहा है। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।